फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल अमर बेल जिसकी राइटर है हुमैरा अहमद, उसकी ये 9वीं एपिसोड है और यकीनन आप लोग इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर ली है, तो इसीलिए मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी सारा दिन स्टिचिंग करना। और फिर मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं इसको प्रॉब्लम ही कहूँगी कि मैं जो काम करती हूँ पूरी शिद्दत से करती हूँ। मतलब मुझे होता है कि मैं उसको पूरा टाइम दूँ। तो अगर मैं स्टिचिंग कर रही थी तो मेरा यही था कि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से लर्न करूं और समझूं और फिर उस तरह से करूं। मैं प्रॉपर स्टिचिंग सीख रही थी यूट्यूब से और मैं उसको अप्लाई भी कर रही थी साथ साथ। तो मैं सारा दिन बस वही काम करती रहती थी, डिज़ाइनिंग करना और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और रात को मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए और एक सेकंड वजह ये थी कि चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे थे और मुझे था कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को दिया करूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा भी हो। लेकिन आई नो ये भी एक मुझे कमेंट मिला था, मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन खैर क्या ही कह सकती हूँ। हर एक का अपना ओपिनियन होता है, हर एक की अपनी राय होती है और खैर मुझे होता है कि मैं ज़िंदगी में हर काम करूं तो इसके लिए कुछ चीज़ों को पसे-पुश डालना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को 1 मंथ पहले प्रॉपर बहुत टाइम दिया, मैंने बहुत सारे नॉवेल्स रीड किए हैं और मैंने पूरा मंथ एक तरह से कह लो कि मैंने पूरा इंसाफ किया है। और लेकिन अब मैं चाह रही थी कि मैं कुछ कर भी लूँ ताकि कपड़े वगैरह मैं खुद स्टिच कर लिया करूँ। मैं बहुत ज़्यादा तंग थी, मुझे सही से कोई स्टिचिंग करके नहीं देता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी आ गई है स्टिचिंग, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि बहुत बेहतर कर रही हूँ। लेकिन होपफुली कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। तो आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को मज़ीद बगैर किसी देर के। हमने मैदा वॉश कर दिया है, वो अब ठीक है। 10-15 मिनट बाद उसे कमरे में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उससे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने उन्हें इत्तला दी। नानो और उमर ने एक दूसरे का चेहरा देखा। नानो के चेहरे पर इत्मीनान उभर आया, जबकि उमर पहले ही की तरह संजीदा नज़र आ रहा था। अलीज़ा को हॉस्पिटल ले जाते हुए उमर ने गाड़ी में नानो को जुल्करनैन के बारे में बता दिया था। अलीज़ा की साइड टेबल पर पड़ा हुआ कागज़ जो अलीज़ा के बेड के पास जाते ही उमर को नज़र आया था, उसने नानो को दिखा दिया, जिसमें अलीज़ा ने अपनी खुदकुशी के बारे में लिखा था। नानो ख़त हाथ में लिए पूरा रास्ता सत्ते के आलम में बैठी रही। उनके फैमिली डॉक्टर ने हॉस्पिटल पहुंचने पर फौरी तौर पर अलीज़ा के केस को डील किया था। फैमिली डॉक्टर होने की वजह से उसने इस केस को पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं किया। इसने क्या खाया था? उमर ने डॉक्टर से पूछा। स्लीपिंग पिल्स थी, आप लोग इसे बहुत जल्दी ले आए, अभी पूरी तरह हल नहीं हो सकी थी और इस पर ज़्यादा असर इसलिए भी नहीं हुआ कि वो ये गोलियां लेने की आदी लगती है, वरना जितनी तादाद में उसने ये गोलियां ली हैं उसकी हालत खासी ख़राब होनी चाहिए थी, डॉक्टर आहिस्ता बता रहा था। लेकिन अलीज़ा ने इस तरह क्यों किया है? वो तो बहुत समझदार बच्ची है, फिर इस तरह? डॉक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़कर जवाब तलब नज़रों से नानो को देखा। कॉलेज में कुछ फ्रेंड से इसका झगड़ा हो गया और शायद डिप्रेशन में या गुस्से में इसने ये किया है। उमर ने डॉक्टर को मुतमईन करने की कोशिश की। रैनी, क्या अलीज़ा स्लीपिंग पिल्स लेती है? ये गोलियां तो नहीं, कोई और दवा लेती रही है, मगर वो भी सिर्फ तब जब साइकेट्रिस्ट के साथ सेशंस होते थे। तो फिर उसके पास ये पिल्स कहाँ से आई? मैं तो खुद हैरान हूँ। क्या ग्रैंडपा लेते हैं? नहीं, वो तो नहीं लेते, हो सकता है उसने कहीं से ख़रीद ली हो। नानू ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। कब ख़रीदी है उसने? यही तो समझ नहीं पा रहा। पार्क से तो मैं उसको सीधा घर लाया हूँ और इसके बाद वो घर से बाहर नहीं गई, फिर उसके पास ये पिल्स कहाँ से आ गई? आप कह रही हैं कि ग्रैंडपा भी नहीं लेते? फिर? उमर उलझे हुए अंदाज में कहते कहते एकदम सीधा होकर बैठ गया। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या हुआ? नानू ने कुछ हैरान होकर उसके चेहरे के तासुरात को देखा। कुछ नहीं, वो एकदम बहुत परेशान नज़र आने लगा था। वो अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। हॉस्पिटल ने उससे मुलाकात के दौरान किसी ने उसे कुछ पूछने या उसे कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। नानो को अगर इस सारे वाक़या से शौक़ लगा था तो नानो बहुत खौफज़दा हो गई थी। शायद वो दोनों अलीज़ा से इस हरकत की तवक्को नहीं कर सकते थे। नानो को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि अलीज़ा पिछले 1 माह से इतनी कामयाबी से उन्हें धोखा दे रही थी। अलीज़ा इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है? वो तो बहुत शाय है, रिज़र्व, इंट्रोवर्ट। आज तक वो एक से दूसरा दोस्त नहीं बना सकी, फिर बॉयफ्रेंड, और वो भी इस तरह छुपकर। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने तो उस पर बहुत मेहनत की थी, उसकी अच्छी तरबियत की थी।
शाम को उसके घर आने के बाद नानो उमर और नाना के साथ लाउंज में बैठी हुई कह रही थी। अलीज़ा अपने कमरे में थी और उमर किसी किस्म के तासुर के बगैर नाना और नानी की गुफ्तगू सुन रहा था। मुझे अफसोस इस बात पर है कि उमर ने सब कुछ हमसे छुपाया। अगर ये हमें पहले बता देता तो ये सब कुछ ना होता। नाना ने अचानक उमर की तरफ देखते हुए कहा। अगर मैं आपको बता देता तो आप क्या करते? उमर ने बड़ी संजीदगी से पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। कम अज़ कम ये सब कुछ ना होने देता जो अब हुआ है। मैं आपको बता देता तो आप उसको डांटते, जुल्करनैन से मिलने पर पाबंदी लगा देते। फिर क्या होता? वो फिर भी यही करती, तब की तब देखी जाती। मगर तुम्हारे इस तरह सब कुछ छुपाने से हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इस बार नानो ने कहा। आप जो चाहें कह सकते हैं, मैं इस सिलसिले में अब तो कुछ कह ही नहीं सकता। मगर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने अलीज़ा और जुल्करनैन के अफेयर को आपसे छुपाया। मैंने अपने तौर पर यह मसला हल करने की कोशिश की और शायद मैंने ऐसा कर भी लिया था। मगर प्रॉब्लम सिर्फ अलीज़ा की सरकत से हुआ, वरना जुल्करनैन का मामला तो ख़त्म हो चुका था। उसने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा। आप अब आगे के बारे में सोचिए। अब आप उससे इस सारे मामले के बारे में क्या कहेंगे, ये तय करें। मैं जुल्करनैन की फैमिली से रब्ता करूंगा। अगर सब कुछ ठीक हो तो मैं जुल्करनैन के साथ अलीज़ा की शादी करवा दूंगा। नाना ने एकदम जैसे अपना फैसला सुना दिया। वो लड़का अच्छा नहीं है ग्रैंडपा। वो साफ साफ इनकार कर गया उससे शादी से। उमर कुछ बेचैन हुआ। उमर, तुम्हारे बात करने में और मेरी बात करने में बहुत फ़र्क होगा। हमारी फैमिली की अपनी एक हैसियत है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहें और वो बगैर सोचे समझे इनकार कर दें। जुल्करनैन शादी पर तैयार नहीं भी होगा तो उसके माँ बाप उसे तैयार कर लेंगे। वो अच्छा लड़का नहीं है ग्रैंडपा। कम अज़ कम मुझे उसने इम्प्रेस नहीं किया। अच्छा है या बुरा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर अलीज़ा को वो पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सारी उम्र उसे पालने और बड़ा करने के बाद मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि वो इस तरह खुदकुशी कर ले। अगर वो उस शख्स के साथ खुश रह सकती है तो ठीक है। इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक उसकी अच्छाई या बुराई का ताल्लुक है, मैं पता करवा लूँगा उसके बारे में। नाना वहीं बैठे बैठे फैसले करते जा रहे थे। नानो और उमर कुछ कहे बगैर खामोशी से उनका चेहरा देखती रहे। अगले चंद दिन भी उमर और अलीज़ा के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। अपने तहरीरी इम्तिहान की रिज़ल्ट आने के बाद वो इस्लामाबाद चला गया। वहाँ से उसकी वापसी 2 हफ्ते के बाद हुई। आपने जुल्करनैन के सिलसिले में उससे बात की? रात के खाने पर डाइनिंग टेबल पर अलीज़ा से उसका सामना हुआ। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो सर झुकाए खामोशी से खाना खाती रही और फिर खाने से फारिग होकर सबसे पहले टेबल से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद उमर ने नाना से पूछा। वो इस सिलसिले में कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने उससे बात करने की कोशिश की मगर उसने धमकी दी कि अगर मैंने दोबारा जुल्करनैन के बारे में कुछ कहा तो वो खुदकुशी कर लेगी या फिर घर से भाग जाएगी। मैं तो खौफज़दा हो गई। अलीज़ा कभी भी इतने बाग़ियाना अंदाज में बात नहीं करती थी, मगर अब तो वो बिल्कुल बदल गई है। उसका दिल चाहे कॉलेज जाती है, दिल चाहे तो घर से बाहर नहीं निकलती। 2 दिन पहले जाकर सारे बाल कटवा आई। पिछले 1 हफ्ते में 3 बार शहला आ चुकी है। उससे बात करने की बजाय उसे देखते ही कमरे में चली जाती है। वो दरवाज़ा बजाती रही, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो रूहानसी होकर वापस गई। बाकी सब कुछ तो छोड़ो, क्रिस्टी की सारी चीज़ें उठाकर कमरे से बाहर फेंक दी। वो आगे पीछे फिरती रहती है मगर मजाल है अलीज़ा उसे हाथ भी लगा जाए। घर में हो तो सारा दिन बुलंद आवाज़ में स्टेरियो ऑन रखती है। पहले कभी उसने ये भी नहीं किया। दिल चाहे तो खाना खाएगी वरना 2 चम्मच लेकर उठ जाती है। और उनसे बात करूं तो ये कहते हैं कि वो जो कुछ कर रही है करने दो, मैं कोई एतराज़ ना करूं। मगर इस तरह सब कुछ कितने दिन और कैसे चलेगा? उमर खामोशी से नानों की शिकायतें सुनता रहा जबकि नाना बड़ी बेनियाजी से खाना खाने में मसरूफ़ रहे। ग्रैंडपा ने ठीक कहा, वो जो कर रही है उसे करने दे। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद नॉर्मल हो जाएगी। उमर ने पानी पीते हुए कहा। मैंने उनसे कहा उसे साइकेट्रिस्ट की दिखाइए, दोबारा से सेशन करवाइए, उसका डिप्रेशन तो कम हो। मगर ये उस पर भी तैयार नहीं। नानों को एक बार फिर से शिकायत हो रही थी। मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे साइकेट्रिस्ट के पास कैसे ले जा सकता हूँ? और उसने साफ साफ कह दिया कि वो अब किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएगी क्योंकि वो पागल नहीं है और मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता हूँ। नाना ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। मेरी बात करने का नतीजा तो आप देख ही चुके हैं। मुझे तो पहले ही शर्मिंदगी, ना मैं जुल्करनैन से बात करता और ना ये सब होता। वो खुश थी, खुश रहती। उमर को वाकई पछतावा था। फिर भी तुम उससे बात करो, इस तरह उसको अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। परसों सिकंदर का फ़ोन आया था, उससे बात करने से इनकार कर दिया। 7-8 दिन पहले समीना का फ़ोन आया था, तब भी उसने यही किया। मैंने समझाने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया मेरे कोई माँ बाप नहीं है, ना ही मैं किसी से फ़ोन पर बात करना चाहती हूँ। मुझे कोई टेलीफोनिक रिश्ता नहीं चाहिए। नानू ने रंजीदा लहजे में कहा।
मैंने इतने साल उसकी तरबियत पर लगा दिया और अब ये सब कर रही है। मेरी सारी मेहनत उसने ज़ाया कर दी। ग्रैनी, आपने उसकी तरबियत नहीं की, आपने उसकी शख्सियत बनने ही नहीं दी। नानू ने उमर की बात काट दी। मैंने उसे हर चीज़ दी। तरबियत सहूलतों और चीज़ों को नहीं कहते, उसने मुस्तहकम आवाज़ में कहा। आपने उसको सिर्फ पाला। पालने में और तरबियत करने में फ़र्क होता है। आपने उसकी तरबियत की होती तो वो जुल्करनैन के साथ अफेयर ना चलाती, या ऐसी गलती कर भी लेती तो इस तरह खुदकुशी की कोशिश ना करती। मैं नहीं मानता कि उसको जुल्करनैन से मोहब्बत हुई है। जुल्करनैन की जगह आज कोई दूसरा बंदर आकर वही सब कुछ उससे कहना शुरू कर दे जो जुल्करनैन कहता था, वो उसके साथ भी इसी तरह आंखें बंद करके चल पड़ेगी। उसको जहाँ से तवज्जो और मोहब्बत मिलेगी वो वहाँ चली जाएगी, क्योंकि उसको ये चीज़ें आपसे या अपने पेरेंट्स से नहीं मिली हैं। इस ख़ानदान में और भी तो बहुत से उस जैसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स में अलहदगी हो चुकी है। किसी ने भी वैसे प्रॉब्लम्स खड़े नहीं किए जैसे अलीज़ा ने किए हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि बाकी सारे बच्चे अलहदगी की सूरत में पेरेंट्स में से किसी एक के पास रहें और दूसरे से मिलते रहें। अलीज़ा की तरह किसी को नाना नानों के पास नहीं छोड़ा गया। तुम भी तो हो उमर, तुम तो बोर्डिंग में रहे हो। जहांगीर ने मुस्तकिल तुम्हें अपने पास नहीं रखा और ज़ारा से भी मिलने नहीं दिया, फिर भी तुमने किसी के लिए कोई प्रॉब्लम्स खड़े नहीं किए। उमर के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। मैं कितना नॉर्मल हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मर्द की ज़िंदगी का दायरा औरत की ज़िंदगी के दायरे से मुख्तलिफ होता है। मेरी सारी ज़िंदगी घर के बाहर गुजरती है। मेरे पास बहुत सी मसरूफियात हैं, बहुत सी तफरीहात हैं, फिर एक करियर है, और फिर मैं 26 साल का हूँ। मुझे इस टीनेजर से तो कंपेयर नहीं कर सकते जिसकी ज़िंदगी के दायरा में एक दोस्त, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, एक बिल्ली और एक चंद ख्वाब हूँ। उसके पेरेंट्स की सेपरेशन की ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर उसने कोई दुख उठाया तो मेरी वजह से नहीं किया। मैं उसे जो दे सकती थी मैंने दिया। अब 24 घंटे तो मैं उसको गोद में लेकर नहीं बैठ सकती। और फिर अब वो बच्ची नहीं है, मैच्योर हो रही है। अपनी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को समझे, हालात के साथ एडजस्ट करना सीखे। तैराकी सिखाए बगैर आप किसी को इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए समंदर में धकेल देंगी तो उसके साथ वही होगा जो अलीज़ा के साथ हो रहा है। उस पर तरस खाने के बजाय उसके साथ वक्त गुजारिए। वो पास बैठने को तैयार तो हो। उमर खाना ख़त्म कर चुका था। मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको कुछ अरसा के लिए ले जाएं। कहाँ ले जाऊँ? कहीं भी, किसी हिल स्टेशन, या उससे पूछ लें जहाँ वो जाना चाहे। वो टेबल से उठ गया। अलीज़ा के कमरे के दरवाजे पर नॉक करके वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर दाखिल हो गया। वो अपनी रॉकिंग चेयर पर झूल रही थी। उमर को देखकर कुछ गड़बड़ाई। कैसी हो अलीज़ा? उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसने झूलना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर जवाबन कोई मुस्कुराहट नमूदार हुई, ना ही उसने उमर के सवाल का जवाब दिया। वो सिर्फ बेतासुर चेहरे के साथ उमर को देखती रही, जो इत्मीनान से उसकी कुर्सी के करीब बेड पर बैठ गया। आप मुझसे मेरा हाल पूछने नहीं आए, कुछ और पूछने आए हैं। तुमने ठीक कहा, मैं वाकई कुछ और पूछने आया हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या पूछने आए हैं। उसने अपनी गोद में रखा हुआ हेयर बैंड अपने बालों में लगाते हुए कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या पूछने आया हूँ मैं? उमर ने बड़े इत्मीनान से पूछा। आप मुझसे कहेंगे कि मैंने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? नहीं, मैं ये नहीं पूछने आया। अलीज़ा की आंखों में बेयकीनी लहराई। फिर आप मुझसे ये कहने आए होंगे कि मैंने खुदकुशी की कोशिश करके अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं ये कहने नहीं आया। फिर नानू ने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। आप मुझे समझाने आए होंगे कि मैं अपना रवैया ठीक कर लूँ। सॉरी अलीज़ा, तुम्हारा अंदाज़ा इस बार भी गलत है। मैं ये भी कहने नहीं आया। मैं सिर्फ ये पूछने आया कि तुम कब से मेरे कमरे से स्लीपिंग पिल्स लेती आ रही हो। उमर ने देखा कि अलीज़ा के चेहरे का रंग उड़ गया। और जाहिर है तुम मेरे सामान की अच्छी खासी जांच पड़ताल करती रही हो। अलीज़ा ने कुछ कहना चाहा, उमर ने उसे टोक दिया। नहीं, कम अज़ कम मेरे साथ झूठ नहीं। मैं जानता हूँ तुम मेरे कमरे में पिल्स लेती रही हो, और तुमने मेरे कमरे से ही पिल्स लेकर खुदकुशी की कोशिश की। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, मैंने आपके कमरे से पिल्स ली, लेकिन मुझे ज़रूरत थी इसलिए। और इसमें बुरी बात क्या है? आप भी तो ये गोलियाँ खाते हैं। वो कुछ लम्हों के लिए कुछ बोल नहीं सका। तुम्हारी और मेरी उम्र में बड़ा फ़र्क है, और मैंने उसे आदत नहीं बनाया। अगर आप लेते तो है ना, उसने अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए कहा। लेकिन मैं मरने के लिए तो नहीं लेता। इस बार वो चुप हो गई। जुल्करनैन ने घर जाकर एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होगा, और तुमने उसके लिए मरने की कोशिश की। अलीज़ा ने तेज़ आवाज़ में उसकी बात काट दी। आप उसके बारे में बात ना करें। क्यों? क्या अब तुम उससे नफ़रत करने लगी हो? उमर ने जैसे मजाक उड़ाया।
मगर तुम्हें उससे नफ़रत कभी नहीं हो सकती तो फिर ठीक है। ग्रैंडपा कह रहे हैं ना कि तुम चाहो तो वो तुमसे उसकी शादी करवा देते हैं, फिर तुम उनका प्रपोज़ल कबूल कर लो। मुझे ज़ुल्करनैन की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मुझ में इतनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है कि जो शख्स मेरी इंसल्ट करे मैं उससे शादी ना करूं। और उसने मेरी इंसल्ट की है। उसकी आंखों में एकदम आंसू उमड़ आए, उसने चेहरा झुका लिया। तो फिर ऐसे शख्स के लिए इस तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? उसने जवाब देने के बजाय अपना सर घुटनों में छुपा लिया। उमर ने अपना सवाल दोहराया। वो अब रो रही थी। लोग इतने झूठे होते हैं, इतने मकार होते हैं कि मैं तो उनके साथ नहीं रह सकती। लोग अपने चेहरे पर इतने मास्क चढ़ा कर फिरते हैं कि मैं तो किसी को पहचान ही नहीं सकती। हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ों का भी। मैं तो लोगों को नहीं समझ सकती। उसने मुझसे बहुत दफ़ा मोहब्बत का इजहार किया। उसने मुझसे बहुत दफ़ा कहा कि वो मुझसे शादी करेगा, और उस दिन आपके सामने उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कहा ही नहीं। ना उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, ना उसने मुझसे कभी शादी का वादा किया है। उससे एहसास भी नहीं हुआ कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके लिए सब कुछ टाइम पास था, मगर मेरे लिए तो टाइम पास नहीं था। मैं तो अब किसी का सामना करने के काबिल नहीं रही, ना नाना का, ना नानों का, ना ही आपका। मेरे बारे में क्या सोचते होंगे सब कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। मेरा दिल चाहता दुनिया का एक दरवाज़ा हो जिससे मैं बाहर निकल जाऊँ। अगर अकेले रहना है तो फिर वहाँ जाकर रहूँ। और तुमने वो दरवाज़ा स्लीपिंग पिल्स खाकर ढूंढने की कोशिश की। अलीज़ा ने एकदम सर उठाकर उमर को देखा। पता नहीं मैंने क्या किया। आप उस दिन की बात ना करें, आप कुछ भी कहें, मुझे बार बार सब कुछ याद ना दिलाएं। ठीक है, मैं कोई बात नहीं करता। हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, ज़ुल्करनैन को भी। अब तुम बताओ आगे क्या करना है? वही जो अब कर रही हूँ। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से ग्रैनी और ग्रैंडपा कितने परेशान हैं। मेरी समझ में नहीं आता हर एक मेरी वजह से परेशान क्यों होता है। वो दोनों अपने बेटों और बेटियों की वजह से परेशान क्यों नहीं होते। जो कुछ आपके पापा ने किया इस पर वो परेशान क्यों नहीं होते। वो बात करते करते चुप हो गई। उमर का रंग एक लम्हा के लिए बदला, फिर वो उसी तरह उसे देखता रहा। कहती रहो, खामोश क्यों हो गई? उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में उसे कहा। आप नाना और नानों से कहिए वो मेरे बारे में परेशान ना हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं कह दूँगा। क्रिस्टी को क्यों छोड़ दिया तुमने, और शैला से क्यों नहीं मिल रही? मुझे वो दोनों अच्छी नहीं लगती। फिर एक दूसरी बिल्ली और दूसरी फ्रेंड बना लो। अलीज़ा ने तीखी नज़रों से उसे देखा। जिस चीज़ से दिल भर जाए उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। उमर ने बात जारी रखी। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़ुल्करनैन ने मुझे रिप्लेस कर दिया। उमर चुप हो गया। मैं ज़ुल्करनैन की बात नहीं कर रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को रिप्लेस करते हैं? वो उसी तरह सर उठाकर उससे पूछ रही थी। नहीं, मैं नहीं कर पाता, उमर ने एतराफ़ किया, मगर मैं सीख जाऊंगा। जिस प्रोफेशन में जा रहा हूँ वो प्रोफेशन मुझे सब कुछ सिखा देगा, मगर मैं कभी किसी को चीज़ को रिप्लेस करना नहीं सीख सकती। फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल है। वो अजीब से अंदाज में हंसी। मैं जानता हूँ अलीज़ा, तुम खुद को इस तरह ज़ाया मत करो। मैं चाहता हूँ तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारो। उसने बड़ी संजीदगी से अलीज़ा का हाथ पकड़ लिया। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? पता नहीं, मगर मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आप वाकई परवाह करते हैं मेरी? अलीज़ा ने पूछा। क्या तुम्हें अब भी मुझसे ये पूछने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल था तुम ये जानती होगी। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने आपसे कहा ना, मैं लोगों को नहीं समझ सकती। उसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। मुझे इन लोगों में शामिल मत करो। तुम्हें मुझ पर एतमाद होना चाहिए। अलीज़ा सिकंदर को उमर जहांगीर कभी धोखा नहीं दे सकता। अलीज़ा बहुत गौर से उसका चेहरा देखती रही। वो अब भी उसी तरह उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिए हुए था। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसने सर उठाकर उमर से पूछा। हेलो, मैं उमर बोल रहा हूँ। हेलो उमर, कहाँ थे तुम? सुबह से कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, मगर तुमने मोबाइल ऑफ़ किया हुआ था। हो कहाँ तुम? अयाज हैदर ने दूसरी तरफ से कहा। यही हूँ मैं, लाहौर में। ग्रैनी ने बताया कि आप मुझसे बात करना चाह रहे थे। किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं मुझसे? तुमने आज के न्यूज़पेपर्स देखे हैं? देख चुका हूँ, उमर ने उसी बेतासुर अंदाज में कहा। अपने बारे में खबर देखी है? हाँ, मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रहा था। क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? हमदर्दी करना चाहते हैं? मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि कुछ दिनों तक तुम्हें सस्पेंड करके तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने वाली है। अयाज हैदर ने जैसे इंकशाफ किया। थैंक यू। और कुछ? तुम यहाँ इस्लामाबाद आ जाओ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे जो कुछ करना है मैं यहीं रहकर करूँगा। क्या करोगे तुम? वही जो पापा ने किया। उन्होंने मेरे खिलाफ़ प्रेस में ये सब कुछ शाया करवाया। मैं भी उनके खिलाफ़ प्रेस को
वो सारे पेपर्स दे दूँगा जो मेरे पास है। बेवकूफ़ी मत करो, मैं जहांगीर से बात कर चुका हूँ। प्रेस ने तुम्हारे और चंद दूसरे ऑफिसर्स के बारे में जो कुछ शाया किया, इसमें जहांगीर का हाथ नहीं है। वो तो खुद न्यूज़पेपर्स देखकर हैरान हुआ है। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हें पहले ही खबरदार कर चुका था कि तुम अगर इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करोगे तो तुम्हारे लिए सर्विस में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। आप सिर्फ पापा को ये इत्तला दे दें कि वो कल का न्यूज़पेपर्स भी ज़रूर पढ़ें। उन्हें खबरों में रहने की खासी आदत है। कल उनके बारे में भी कुछ खबरें लगेंगी, हो सकता है काफ़ी पसंद आए उन्हें। उमर का लहजा तल्ख था। उमर, तुम कुछ नहीं करोगे यार, क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ आओ, इस्लामाबाद में तुम्हारी और जहांगीर की बात करवाता हूँ, कोई हल सोचते हैं। अयाज हैदर ने मसालेहाना अंदाज में भतीजे से कहा। मैं अब उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, अब बातों का वक्त रहा ही नहीं। वो मेरे लिए हर रास्ता बंद करते जा रहे हैं। इसमें जहांगीर का क्या कसूर है? तुमने अमेरिका में जो कुछ किया, एजेंसीज के आदमियों ने उसके बारे में गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दी। अब अगर इस रिपोर्ट में से कुछ एक्सपर्ट्स प्रेस के हाथ लग गए और प्रेस ने शाया कर दिया तो इसमें जहांगीर की इन्वॉल्वमेंट कहाँ से साबित होती है? और इंक्वायरी के बारे में क्या ख्याल है? वो भी प्रेस ने शुरू करवाई है। उमर, तुम्हारे खिलाफ बहुत सीरियस ऑफेंस है, ट्रेजन केस बनता है। अब जाहिर ऐसी रिपोर्ट्स पर गवर्नमेंट इंक्वायरी तो करवाएगी। मैंने अमेरिका में जो कुछ किया पापा के लिए किया और पापा के कहने पर किया। ट्रेजन केस पापा के खिलाफ बनना चाहिए, ये इंक्वायरी भी उन्हीं के खिलाफ शुरू होनी चाहिए। एजेंसीज के लोग इतने होशियार हैं कि मुझे उन्होंने फ़ौरन ट्रेस आउट कर लिया और पापा के बारे में वो एक लफ्ज़ तक रिपोर्ट नहीं कर सके। और इस मुल्क में प्रेस तक सरकारी अफसरों के बारे में वही कुछ आता है जो गवर्नमेंट पहुंचाना चाहती है, वरना कम अज़ कम एजेंसीज की रिपोर्ट इस तरह लीक आउट नहीं होती। उमर का इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। देखो उमर, उमर ने अयाज हैदर की बात काट दी। मैंने अगर एम्बेसी में फ़ाइल्स और रिपोर्ट्स की कॉपीज़ किसी को पहुंचाई हैं तो पापा के कहने पर की हैं। आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका बॉस आपके पास मौजूद फाइल्स किसी को देने के लिए कहे और वो बॉस आपका बाप भी हो जिसने सारे रूल्स और रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने बेटे को वहाँ पोस्ट ही इसीलिए करवाया हो। उमर, मोबाइल पर इस तरह की बातें मत करो, हो सकता है कहीं ये सब सुना जा रहा हो। अयाज हैदर ने उसे आई डोंट केयर, वो मेरा सर्विस रिकॉर्ड ख़राब करने पर तुले हुए हैं और मैं उनके बारे में एक लफ्ज़ भी ना कहूँ। पहले भी उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और अब फिर वो यही करना चाह रहे हैं। तुम्हें ख्वामखा गलत फहमी हो गई है, वो तुम्हें क्यों इस्तेमाल करेगा? वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अब गवर्नमेंट जाने वाली है और उन्होंने सियासतदान को मेरे बारे में कुछ भी शाया करने से नहीं रोका, क्योंकि जब चंद माह बाद गवर्नमेंट जाएगी तो वो अबूरी हुकूमत में मेरे केस को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएंगे, ये जाहिर करते हुए कि वो और उनका बेटा इन ब्यूरोक्रेट्स में से हैं जो इस हुकूमत के ज़ेर अताब है। बाद में अगली गवर्नमेंट से वो फिर अच्छी पोस्टिंग ले जाएंगे, मगर मेरा सर्विस रिकॉर्ड तो ख़राब हो जाएगा। उमर, जहांगीर ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। इस बार अयाज हैदर का लहजा पहले से मोहतात था। हो रियली? तो फिर उनसे कहिए कि मैं अब उस मिनिस्टर की बेटी से शादी पर तैयार हूँ, वो जब चाहे मेरी शादी कर सकते हैं। दूसरी तरफ से अयाज हैदर ने गहरा सांस लिया। आप खामोश क्यों हो गए हैं? उमर ने तंज़ी अंदाज में कहा। तुम अहमकाना बातें कर रहे हो और अहमकाना बातों का कोई जवाब नहीं होता। अंकल, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि ऐसी चालों को ना समझूं। पापा से कहिए अब जोड़िए रिश्तेदारी उस मिनिस्टर से। अब वो किसी कीमत पर मेरी शादी उस शख्स की बेटी से नहीं होने देंगे, क्योंकि चंद माह तक गवर्नमेंट चली जाएगी और अगली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के तमाम रिश्तेदार ब्यूरोक्रेट्स पर इंक्वायरीज़ लाएगी और OSD बना देगी या फिर वो पोस्टिंग्स देगी जो बेकार है। तुम इम्कानात की बात कर रहे हो? अयाज हैदर का लहजा बहुत ठंडा था। मैं हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। अगर ये इम्कान है तो पापा इस्लामाबाद में जमकर क्यों बैठे हुए हैं? अगली पोस्टिंग लेने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? मेडिकल लीव को क्यों बढ़ाया उन्होंने, जबकि वो बिल्कुल ठीक है? और आप इंग्लैंड से इस्लामाबाद क्यों आ गए हैं? उमर, मैं तुम्हारे और जहांगीर के मसले को हल करवाना चाहता हूँ। मैं वाकई ऐसा चाहता हूँ। तुम यहाँ आओ, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। अयाज हैदर ने बहुत पुरसुकून अंदाज में बात का मौजू तब्दील कर दिया। नहीं, मैंने अब कोई आमना सामना नहीं करना। अगर वो सब कुछ प्रेस में ले गए हैं तो मैं भी सब कुछ प्रेस में ले जाऊंगा और मेरे पास उनके बारे में जो कुछ है वो एक बार प्रेस में आ गया तो कोई गवर्नमेंट भी उन्हें सर्विस में नहीं रख सकेगी। वो अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे या किसी दूसरे मुल्क में फ़रार होकर। तुम जानते हो इससे क्या होगा? हमारी पूरी फैमिली सफ़र करेगी, रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी हमारी, जहांगीर का करियर ख़त्म होगा तो तुम्हारा भी ख़त्म हो जाएगा। अयाज हैदर पहली बार बुलंद आवाज़ में बोले।
मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना फैमिली की ना अपने करियर की। अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म हो जाए, बल्कि सब कुछ ख़त्म हो जाने दें। उमर, तुम जज्बाती हो रहे हो, ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। अगर प्रेस में तुम्हारे बारे में कुछ आ भी गया है तो इसको कवर अप किया जा सकता है। तुम अकेले ऑफिसर नहीं हो, और भी ऑफिसर्स का नाम आया है, उनकी फैमिलीज़ भी हाथ पांव मारेंगी। हम किसी न किसी तरह इंक्वायरी को डिले करवा लेंगे। चंद माह तक वैसे ही सियासी सेटअप तब्दील होने वाला है। एक बार वो मिनिस्टर वहाँ से हट गया तो कौन दोबारा इंक्वायरी शुरू करवाएगा? फिर अगर उसने जल्दी इंक्वायरी करवाना भी चाहिए तो हम देख लेंगे कि इंक्वायरी बोर्ड में से कौन से मेंबर्स हैं, उनके साथ डील की जा सकती है। लेकिन मेरे सर्विस रिकॉर्ड में ये सब कुछ आ जाएगा। इसके बारे में भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो फिर ठीक है, जब पापा के बारे में प्रेस कुछ शाया करे तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सारे मामले को हैंडल करें जिस तरह आप मेरे मामले को हैंडल करने का कह रहे हैं। वो अभी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उन्होंने मेरे साथ जो किया है मैं भी उनके साथ वही करूँगा। कम अज़ कम अब वो मुझे इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। मैंने तुम्हें बताया कि जहांगीर ने ये सब नहीं करवाया, मगर उन्होंने ये सब होने से रोका भी नहीं। अंकल, आप अपने बेटे के खिलाफ ऐसी कोई रिपोर्ट प्रेस तक आने देते, ख़ास तौर पर तब जब वो आपके कहने पर ही सब कुछ करता रहा हो? अयाज हैदर उसके सवाल का जवाब नहीं दे सके। कोई अपने घर के कुत्ते के साथ भी वो नहीं करता जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया है। मुझे पूरी तरह दलदल में फंसा दिया है। मेरे बारे में जो इल्ज़ामात आए हैं उनके बाद मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकता। मैं सिर्फ इस गंदगी की वजह से फॉरेन सर्विस छोड़ कर आया था कि ना मैं वहाँ होऊंगा, ना मुझे इस तरह के काम करना पड़ेंगे। और पापा मुझे यहाँ भी रहने नहीं दे रहे। अगर वो रिपोर्ट उस शख्स ने प्रेस तक पहुँचाई है तब भी क्यों नहीं उन्होंने रोका उसे? मगर जहाँ जहांगीर माज की अपनी ज़ात आ जाए वहाँ तो उन्हें और कुछ नज़र ही नहीं आता, हत्ता कि अपनी औलाद भी। अगर ये मेरे साथ ये कुछ सब कुछ करेंगे तो फिर मैं भी उनका लिहाज नहीं करूँगा। इनफ इज़ इनफ, नाउ आई विल पे हिम इन द सेम कोइन। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अयाज हैदर ने परेशानी के आलम में उसका नंबर दोबारा मिलाना शुरू किया। मोबाइल ऑफ कर दिया गया था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने जहांगीर माज का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। पता नहीं अयाज को क्या बात करनी उमर से। कह रहा था मुझे फ़ोन करके बता देगा, मगर अभी तक फ़ोन भी तो नहीं किया उसने। लंच करते हुए नानो मुसलसल उमर के बारे में परेशान हो रही थी। अलीज़ा उनकी बुड़बड़ाहट सुनते हुए खामोशी से खाना खा रही थी। तुम ज़रा फ़ोन करो उमर को, भला आखिर नानो ने उससे कहा। फ़ोन करने से क्या होगा, मैं बात तो करूँ ना, उससे पता तो चले कि अयाज को उससे क्या बात करनी थी। नानो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अंकल ने काम के हवाले से ही कोई बात करनी होगी। हमें बताने वाली बात होती तो अंकल आपको बता देते, या फिर उमर ही आपको बता देता। अलीज़ा भी मुतमईन थी। नहीं, कोई ना कोई बात ज़रूर है। मुझे लगता है उसका फिर जहांगीर के साथ कोई झगड़ा हो गया। वो कुछ कह भी रहा था। तो ये कौन सी नई बात है? चंद माह पहले भी तो यही झगड़ा हुआ था। अंकल जहांगीर और उसके दरमियान तो हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं। अलीज़ा ने नानो को मुतमईन करने की कोशिश की। फिर भी कुछ पता तो चलना चाहिए। तुम उमर को फ़ोन करो, नानो ने इसरार किया। खाना तो खा लेने दे, फिर कर देती हूँ। अलीज़ा को उनके इसरार से कुछ उलझन हुई। खाना खाने के बाद अलीज़ा ने उमर के मोबाइल का नंबर डायल किया। मोबाइल ऑफ है। उसने नानो को हदायत दी। तुम होटल में फ़ोन करो, नानो ने हदायत दी। अलीज़ा ने होटल का नंबर डायल किया। कुछ वक्त के बाद होटल के एक्सचेंज के थ्रू उमर से उसका रब्ता हो गया। नानो आपसे बात करना चाह रही हैं। उसने उमर की आवाज़ सुनते ही रिसीवर नानो को थमा दिया। हेलो ग्रैनी, अब क्या मसला है? वो उकताया हुआ लगा। तुमने मुझे दोबारा फ़ोन नहीं किया। अयाज से बात हो गई तुम्हारी? हाँ, हो गई। क्या कहा उसने तुमसे? आपने आज का न्यूज़पेपर देखा? उमर ने जवाबन सवाल पूछा। हाँ, देखा है। फिर भी आप पूछ रही हैं? क्या मतलब? फॉरेन सर्विस के कुछ ऑफिसर्स के बारे में फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन है, उसे ज़रा गौर से पढ़ लें। उसमें मेरा नाम नहीं दिया गया, मगर मेरे ओहदे और पोस्टिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अंकल अयाज इस सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। मेरे खिलाफ इंक्वायरी होने वाली है। चंद दिनों तक मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसने एक गहरी सांस लेकर बताया। नानो एकदम परेशान हो गई। फिर क्या होगा? तुमने आखिर ऐसा किया क्या है कि वो तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं? ग्रैनी, इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछिए। मैं रात को आपकी तरफ आऊँगा, खाना आपके साथ खाऊंगा, तब आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं रात को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उमर ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया। उमर को मुअत्तिल कर रहे हैं। अलीज़ा ने नानो के फ़ोन रखते ही उनसे पूछा। हाँ, तुम ज़रा आज का न्यूज़पेपर लाओ। नानो बेहद फ़िक्रमंद नज़र आने लगी थी। अलीज़ा अखबार लेकर उनके पास आ गई। वो भी एकदम संजीदा नज़र आने लगी। नानो ने अखबार अपने सामने फैला लिया। अलीज़ा ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। खासी देर बाद उन्होंने सर उठाया। न्यूज़पेपर में उमर के बारे में कोई खबर है? हाँ, नानो ने मज़ीद कुछ कहे बगैर वो सफ़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया।
उमर ने ये सब कुछ क्यों किया? वो जैसे हैरत से चीख उठी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये उमर भी ये सब कर सकता है? खबर पढ़कर उसके चेहरे पर बेयकीनी उभर आई थी। रात को उमर के आने तक वो दोनों फिक्रमंदी के आलम में वहाँ बैठी उसी के बारे में बात करती रही, मगर जब वो आया तो उसके चेहरे के तासुरात ने उन दोनों को हैरान किया। खिलाफ तवक्को वो बहुत पुरसुकून और मुतमईन नज़र आ रहा था। खाने की मेज़ पर वो नानों से मुख्तलिफ डिशेज़ को डिस्कस करता रहा। लीज़ा उसके चेहरे को गौर से देखती रही। वो हमेशा की तरह बड़े इत्मीनान से अपने आप को छुपाए हुए था। उसके चेहरे से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो किसी किस्म की मुश्किल या परेशानी से दो चार था। खाने के बाद वो तीनों कॉफ़ी पीने लाउंज में बैठ गए और तब नानों ने खुद बात शुरू की। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? आपके बेटे के लिए किया, उसने एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बगैर कहा। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यहाँ इस वक्त कॉफ़ी के सिप लेते हुए ये मशवरा देना बहुत आसान है ग्रैनी, मगर जब आप टीवी लाउंज के बजाय एम्बेसी के ऑफिस में बैठे हो और आपका बॉस, जो आपका बाप भी हो, वो आपसे ये कहे कि इस फाइल की एक कॉपी किसी ऐसे शख्स को दे दो जो सिक्योरिटी रिस्क हो, तो आप इनकार नहीं कर सकते। आप किस तरह एतराज़ कर सकते हैं? ये कहेंगे कि मैं नहीं दूंगा, या अपनी हुब्बुल वतनी के बारे में कोई तकरीर शुरू कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप उस ऑफिस में कितनी देर और दिन बैठ सकते हैं जहाँ के चपरासी से लेकर एम्बेसडर तक सब एक जैसे हों? जहांगीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नानू ने अफसुर्दगी से कहा। यह जुमला आपने 25 साल देर से कहा। 25 साल पहले आप अपने बेटे को ये बात कह देती तो शायद वो चंद लम्हे सोचता कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मगर अब 25 साल बाद उसके लिए ये एक बेमायनी जुमला है। उन फाइल्स के बदले मेरे बाप के पास इतने डॉलर्स आ गए हैं कि उनसे ख़रीदी जाने वाली चीज़ें किसी भी रिश्ते से ज़्यादा महंगी होती हैं। अलीज़ा को अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसकी बातें ज़्यादा तल्ख़ थी या वो कॉफ़ी जो वो अपने अंदर अंडेल रही थी। अब क्या होगा? नानों ने उसकी बात के जवाब में कहा। पता नहीं, उमर ने कंधे अचकाए। बस मेरे पास पापा के ख़िलाफ़ जो भी पेपर्स हैं, मैं भी उन्हें प्रेस के ज़रिए सामने ला रहा हूँ। पापा ने मुझे डुबोने की कोशिश की, मैं उन्हें डुबोने की कोशिश करूँगा। उसके लहजे में अजीब सर्द मोरी थी। टीवी पर 9 बजे का न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो चुका था। वो अब कॉफ़ी पीने के साथ खबरों की तरफ मुतवज्जे था। और तुम्हारा क्या होगा? नानो उसके लिए फ़िक्रमंद थी। मेरा? वो हंसा। कुछ भी नहीं, चंद हफ्ते या महीने मुअत्तल रहूँगा, फिर दोबारा पोस्टिंग मिल जाएगी। अलबत्ता रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। हाँ, मगर पापा को खासे फ़वाइद हासिल होंगे इन खबरों और मेरी सस्पेंशन से। वो वाकई बहुत खुशकिस्मत आदमी है। ट्रम्प कार्ड हमेशा उन्हीं के साथ रहता है, हाथ रहता है। वो टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमाए कह रहा था। आज कराची में कुछ नामालूम हमलावरों ने मारूफ सहाफ़ी शाहबाज़ मुनीर को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो अपने ऑफिस में थे। मकतूल एक सफ़े अव्वल के इंग्लिश अखबार के एडिटर थे। हमलावर जाने से पहले उनके ऑफिस में मौजूद तमाम दस्तावेज़ात को आग लगा गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर आला और गवर्नर ने इस हादसे पर दिली अफसोस। एक तो ये रोज़ रोज़ के कत्ल, पता नहीं हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को ठीक क्यों नहीं कर पाती। नौनों की बुड़बुड़ाहट ने लीज़ा की सोचों का तसलसल तोड़ा। टीवी पर अब न्यूज़ कास्टर कोई और ख़बर पढ़ रही थी। तुम्हें क्या हुआ है उमर? लीज़ा ने नानों की आवाज़ पर चौंक कर उमर को देखा। वो होंठ भींचे जर्द चेहरे के साथ सोफे की पुछ से टेक लगाए हुए था। उमर उसका चेहरा देखने लगा। आप करेंगे मुझसे शादी? अलीज़ा का अंदाज़ इस बार पहले से भी ज़्यादा अखड़ था। उमर एकदम हंस पड़ा। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। और आपने ऐसा सोचा भी क्यों कि मैं आपसे इस बारे में मजाक करूँगी? उमर की मुस्कुराहट गायब हो गई। बताइए, आप करेंगे मुझसे शादी? वो उसी संजीदगी के साथ पूछ रही थी। आप खामोश क्यों हैं? हर सवाल का जवाब ज़रूरी होता है क्या? हाँ, ज़रूरी होता है, कम अज़ कम इस सवाल का जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। उमर उसका चेहरा देखता रहा, फिर उसने मुस्तहकम अंदाज में कहा, नहीं। लीज़ा की रंगत मुतग़य्यर हुई, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। मैं जानती थी आपका जवाब यही होगा। मैं इतने हफ्तों से यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़ुल्करनैन ने आखिर मुझसे शादी से इनकार क्यों किया। कोई तो ऐसी खामी होगी मुझ में कि उसने मुझे सिर्फ टाइम पास समझा, मुझसे मुस्तकिल ताल्लुक़ नहीं जोड़ा, और मैंने खुदकुशी सोचे समझे बगैर नहीं करना चाहिए। मैंने ये सब कुछ सोचकर वो पिल्ज ली थी। आप जब से यहाँ आए हैं मुझे यही बताते रहते थे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। आपको पता है आप में ज़ुल्करनैन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो भी मुझसे यही सब कहता रहता था, बस आपने उसकी तरह मुझसे इज़हार मोहब्बत नहीं किया। उसने कहा। अलीज़ा, उमर ने कुछ कहने की कोशिश की। आप मुझसे बात
मुझे बात करने दे, रोकिए नहीं। मुझ में कोई ऐसी खामी तो होगी जिसको कवर करने के लिए आप और जुल्करनैन मेरी आंखों पर सब अच्छा है कि पट्टी बांधते रहे। ऐसा नहीं है, उमर ने मध्यम आवाज़ में कहा। ऐसा है, मुझ में कुछ तो अब नॉर्मल है, कोई कमी तो है। तुम में टीनेज इम्पल्सिवनेस के अलावा और कोई खामी नहीं है। उमर ने जैसे उसे यकीन दिलाना चाहा। लोगों को मेरे बारे में बात करने का बहुत शौक़ है। उमर की बात सुने बगैर बोलती गई। चाहे वो आप हों या फिर नानो नाना, हर एक ने ज़िंदगी का मकसद अलीज़ा पर तबसरा करना बना लिया है। उमर कुछ कहते कहते रुक गया। मैं तंग आ गई हूँ इस सब से। हर चीज़ की एक हद होती है। तुम्हें हम लोगों से शिकायतें हैं? उमर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। पता नहीं, वो हद दर्जा बेजार नजर आई। तुम कुछ अरसे के लिए अपने पेरेंट्स में से किसी के पास चली जाओ। क्यों जाऊँ? वो एकदम हत्थे से उखड़ गई। तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, खुद को बेहतर महसूस करोगी तुम। पेरेंट्स के पास जाकर खुद को बेहतर महसूस करूँगी। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। वो अगर मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं तो मैंने भी उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। मैं दोबारा कभी उन दोनों से मिलना नहीं चाहती। ठीक है, उनके पास मत जाओ, कहीं और चली जाओ, ग्रैनी के पास। मुझे नानों के पास भी कहीं नहीं जाना। साथ ग्रैंडपा के साथ चली जाओ, उनके साथ भी नहीं जाना। अकेले जाना चाहती हो? मुझे नहीं पता, बार बार ऐसे ना कहिए। वह मुझसे उलझ रही थी। क्या प्रॉब्लम है लीजा, क्यों इस तरह कर रही हो? हम में से कोई भी मेरे प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा नहीं कर सकता क्योंकि आप में से कोई अलीज़ा सिकंदर नहीं है। ठीक है, हम में से कोई भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता क्योंकि हम अलीज़ा सिकंदर नहीं है। मगर तुम खुद अपने साथ क्या कर रही हो? तुमने ये सोचा है? मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। तुम ठीक नहीं कर रही, तुम अपनी ज़िंदगी और खुद को ज़ाया कर रही हो। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे करने दें। 4-5 साल बाद तुम कहाँ खड़ी होगी, क्या तुमने कभी ये सोचा है? उमर का लहजा एकदम नरम हो गया। क्या ज़रूरी है कि मैं 4-5 साल बाद भी ज़िंदा हूँ? इतनी ज़्यादा ज़िंदगी मुझे क्या करनी है? उमर चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। कि ज़्यादा ज़िंदगी है? ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। पिछले 18 साल से मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या मेरी किसी को ज़रूरत है? मेरे पेरेंट्स को नहीं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नानो और नाना को नहीं, उनके लिए और बहुत से लोग हैं। शाला के पास भी और बहुत से फ्रेंड्स हैं। हर शख्स के पास मेरा नेमुल बदल है। फिर मेरी क्या ज़रूरत है? वो फिर उसी ज़हनी इंतशार का शिकार नज़र आए। तुम्हारी ज़िंदगी में ये मीनिंगलेसनेस इसलिए है क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी को सोचे समझे बगैर गुजारने की कोशिश कर रही हो। ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखोगी तो दुनिया के स्टेज पर तुम्हें अपनी जगह नज़र आएगी, मगर नेगेटिव तरीके से देखोगी तो तुम खुद को कहीं भी देख नहीं सकोगी। उमर ने उसे समझाने की कोशिश की। अलीज़ा पलके झपके बगैर बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखती रही। तुम्हें एक बहुत लंबी और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, पुरसुकून और बामकसद ज़िंदगी। उमर बोलता रहा। किस किस के लिए रोती रहोगी और कब तक? फिर एक दिन तो तुम्हें चुप होना ही है, मगर तब तुम इतना वक्त ज़ाया कर चुकी होगी कि तुम कहीं भी खड़ी नहीं हो पाओगी। ज़हनी तौर पर तुम एक अंधी गली के आखिरी सिरे पर होगी। तब वापसी का रास्ता तुम भूल चुकी होगी और तुम्हारे आगे कोई रास्ता नहीं होगा। फिर तुम क्या करोगी? अलीज़ा भी बेतासुर चेहरे के साथ उसे देख रही थी। उमर उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। आप एक इंतहाई अजीब इंसान हैं। वो अलीज़ा से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। आप मुझे वो चीज़ें सिखाना चाहते हैं जो खुद आपको नहीं आती? उमर साकित रहा। ज़िंदगी के स्टेज पर आपकी जगह कहाँ है? क्या आप खुद ही ये जानते हैं? उमर कुछ बोल नहीं सका। अलीज़ा अब जैसे उसे खोजने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है बाज़ दफ़ा मुझे आप पर कितना तरस आता है? उमर का चेहरा सुर्ख हुआ। कितनी हमदर्दी महसूस होती है आपके लिए। वो इंतहाई बेरहमी से उसकी शख्सियत की परतें उतार रही थी। आप और मैं दोनों ज़िंदगी में एक ही जगह खड़े हैं, बस फ़र्क ये है कि आपको खुद को छुपाना आता है, मुझे नहीं आता। उमर को वो एक यकदम बहुत मैच्योर लगी। वो उसकी बात में मदाखलत किए बगैर उसे देखता रहा। क्या आपने खुद हर चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है? वो अब उससे पूछ रही थी। किस चीज़ के साथ? अपने पेरेंट्स की अलहदगी के साथ। वो कुछ नहीं बोला। अलीज़ा के होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। और आप चाहते हैं मैं ये भूल जाऊं कि मेरे पेरेंट्स अपनी अलग दुनिया बसा चुके हैं। वो अब उसे तकलीफ़ पहुंचाना चाहती थी। आप 10 साल के थे जब आपके पेरेंट्स में तलाक हुई। क्या आपने कुछ भी महसूस नहीं किया? क्या आपको कोई डिप्रेशन नहीं हुआ? वो अब उसको चैलेंज कर रही थी। फिर जहांगीर अंकल को नापसंद क्यों करते हैं आप? अपनी मम्मी की शक्ल देखने पर तैयार क्यों नहीं? अपने सौतेले बहन भाइयों का कभी नाम तक नहीं लिया आपने। तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो अलीज़ा? उमर का लहजा पुरसुकून था। अलीज़ा चिढ़ गई। सच, सिर्फ सच, वो सच जो आज तक आपने मुझे नहीं बताया।
सच ये है कि मुझे अपने माँ बाप से नफ़रत है। ये सच है कि मैं आज तक उन दोनों को माफ़ नहीं कर सका। सच ये है कि मैं उन दोनों में से किसी की भी इज़्ज़त नहीं करता। सच ये है कि मेरे सौतेले बहन भाई मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। सच ये है कि मुझे उन लोगों के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच ये है कि 16 साल पहले उन दोनों के दरमियान होने वाली अलहदगी की याद अभी भी एक गर्म सलाख की तरह मेरे वजूद में उतर जाती है। वह बोलता जा रहा था, सच ये है कि तुम्हारी तरह मुझे भी दुनिया में अपने माँ बाप से ज़्यादा खुदगर्ज़ कोई नहीं लगता। सच ये है कि तुम्हारी तरह मैं भी बहुत अरसा ये सब कुछ भुलाने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के ज़ेरे इलाज रहा। सच ये है कि मैं तुम्हारी तरह मैंने एक बार स्लीपिंग पिल्स खाकर खुदकुशी की कोशिश की। सच ये है कि आप भी तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता। और सच ये भी है कि इस सब के बावजूद अब मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। क्या इतना सच काफ़ी है या तुम कुछ और सच भी सुनना चाहती हो? उसका चेहरा ये सब बताते हुए इतना बेतासुर और लहजा इतना मुतमईन था कि अलीज़ा को यूँ लगा जैसे वो अपने बारे में बात करने के बजाय किसी दूसरे की बात कर रहा या फिर किसी एक्ट के डायलॉग स्क्रिप्ट देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहा। मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ से बचाना चाहता हूँ, उमर ने संजीदगी से कहा। मैं इस रास्ते से पहले गुजर चुका हूँ, जानता हूँ कहाँ गढ़ा है, कहाँ पत्थर, कहाँ पैर जख्मी हो सकते हैं, कहाँ घुटनों के बल गिरने का खदशा है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस रास्ते से गुजरते हुए वहाँ ठोकर ना खाओ जहाँ मैं खा चुका हूँ। वो चुपचाप उसे देखती रही। हम लॉस्ट जनरेशन है अलीज़ा। हमारे पीछे क्या था हम भुलाना चाहते हैं, हमारे आगे क्या है हमारे लिए ढूंढना मुश्किल है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे लिए है। उसे उमर की आवाज़ में अफसरदगी महसूस हुई। हम बड़े घरों में रहते हैं, ज़िंदगी में इन आसाइशात से महजूज होते हैं जो इस मुल्क की 98% आबादी के पास नहीं है। शानदार लिबास से लेकर बेहतरीन इदारों में मिलने वाली तालीम तक कोई भी चीज़ हमारी रसाई से बाहर नहीं हुई। लेकिन जब सवाल रिश्तों का आता है तो हमारे चारों तरफ ऐसी तारीखी छा जाती है जिसमें कुछ भी ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए ज़िंदगी से बाहर भी कुछ नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम इन्हीं रिश्तों के साथ रहें जो हमें मसनूई लगते हैं। वो बोल रहा था, दुनिया का कोई दरवाज़ा नहीं होता जिसे खोलकर हम उससे बाहर निकल जाएं। उसने अलीज़ा का जुमला दोहराया। अलीज़ा ने सर झुका लिया। दुनिया की सिर्फ खिड़कियाँ होती हैं जिनसे हम बाहर झांक सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये खिड़कियाँ दुनिया से बाहर के मंज़र दिखाती हैं, बाज़ दफ़ा ये अपने अंदर के मंज़र दिखाने लगती हैं, मगर रिहाई और फ़रार में कभी मदद नहीं देती। वो जैसे फ़लसफ़ा बोल रहा था। अलीज़ा को हैरत हुई। उसने उमर को इस तरह की बातें पहले कभी करते नहीं सुना था। ज़िंदगी ज़ुल्करनैन से शुरू होती है ना उस पर ख़त्म होती है। ज़ुल्करनैन तुम्हारे लिए वो तजुर्बा है जिस पर कभी तुम बहुत हंसोगी, ये सोच कर कि क्या तुम उस शख्स के लिए ख़ुदकुशी कर रही थी। ज़िंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा देती है। वो अब लापरवाही से कह रहा था, इंसान चीज़ें नहीं होते। आपने किसी से मोहब्बत की है या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आपको किसी ने मेरी तरह रिजेक्ट नहीं किया होगा। इस तरह किसी ने आपके एहसासात का मजाक नहीं उड़ाया होगा जैसा ज़ुल्करनैन ने मेरे साथ किया। उमर उसकी बात पर बेख्तियार हंसा। ये गलत फहमी दूर कर लो अलीज़ा। मुझे किस तरह और कितनी दफ़ा रिजेक्ट किया गया इसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकती, क्योंकि इसका अंदाज़ा खुद मुझे भी नहीं है। रिजेक्शन इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। कभी हम किसी को रिजेक्ट करते हैं या फिर कोई हमें रिजेक्ट कर देता है। इस चीज़ के बारे में इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, इसे तो बहुत नॉर्मल लेना चाहिए। तुम्हें किसी दिन बताऊंगा कि मुझे कितनी दफ़ा रिजेक्ट किया गया। वो बिल्कुल नॉन सीरियस नज़र आ रहा था। यूँ लग रहा था जैसे अब वो अलीज़ा के साथ होने वाली गुफ्तगू से महजूज हो रहा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि आज से 5 साल बाद ज़ुल्करनैन और मेरे जैसे बहुत से तुम्हारे लिए लाइन में लगे होंगे, और तब तुम कहोगी, नहीं, इस किस्म के लोग नहीं चाहिए मुझे, इनसे बेहतर चीज़ होनी चाहिए। जैसे दुकान पर जूता पसंद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। वो किसका मजाक उड़ा रहा था अलीज़ा अंदाज़ा नहीं कर सकी। और अलीज़ा सिकंदर का शौहर एक बड़ा खुशकिस्मत शख्स होगा। उसने बच्चों की तरह सर उठाकर देखा। उमर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उमर जहांगीर की बीवी भी एक बहुत खुशकिस्मत लड़की होगी, उसने कुछ झिझकते हुए कहा। नहीं, उमर जहांगीर की कोई बीवी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे शादी में सिरे से कोई दिलचस्पी नहीं है, उमर ने लापरवाही से कहा। क्यों? बस वैसे ही, मुझे ये आज़ादी अच्छी लगती है। बीवी से खासे मसाइल पैदा हो जाते हैं और मेरे पास मसाइल की पहले भी कमी नहीं है। ये तो बड़ी फजूल बात है। अलीज़ा को उसकी राय पर एतराज़ हुआ।
नहीं, फ़ज़ूल बात नहीं है, हकीकत है। मैं किसी की भी ज़िम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकता और बीवी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल इस मौजू पर दोबारा कभी बात करेंगे। फ़िलहाल तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। उसने बात का मौजू बदल दिया। अलीज़ा को एक धचका लगा। क्यों? इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार करने के अलावा कोई और काम नहीं है मुझे। और रिज़ल्ट में चंद माह लग जाएंगे, फिर ट्रेनिंग शुरू होते होते 7-8 माह तो लग ही जाएंगे। और इतना लंबा अरसा मैं यहाँ तो नहीं रह सकता। वापस जाकर सुकून से कुछ वक्त गुजारूंगा। वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं। हो सकता है चंद माह के लिए स्पेन चला जाऊँ या फिर इंग्लैंड, कहीं कुछ, लेकिन कुछ चेंज चाहता हूँ। पाकिस्तान में इतने माह एक ही तरह की रूटीन से तंग आ गया हूँ। उसने तफसील से अपना प्रोग्राम बताते हुए कहा, आप मत जाइए। क्यों भाई, क्यों ना जाऊँ? तुम्हें याद है जब मैं यहाँ आता था तो शुरू में तुम मुझे रखना नहीं चाहती थी। उमर ने उसे याद दिलाया। वो कुछ खजल सी हो गई। तब और बात थी, अब क्या है? अब मुझे आपके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा आपका यहाँ रहना। मुझे वापस आना ही है, बस कुछ माह की बात है, फिर यहीं लाहौर में ट्रेनिंग होगी और मैं लाहौर में ही होऊंगा। उमर ने उसे तसल्ली दी। मैं आपको बहुत मिस करूँगी। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है ये कि अलीज़ा सिकंदर मुझे मिस करेगी। मैं सीरियस हूँ। अगर तुम साइकोलॉजिस्ट से दोबारा अपना इलाज शुरू करवाओ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। मैं इलाज करवाऊँगी, अलीज़ा ने बिला तवक्कुफ़ कहा। ठीक है, फिर मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द यहाँ वापस आ जाऊँगा। उमर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अलीज़ा ने कुछ बेजान अंदाज में उससे हाथ मिलाया। तो कल हम दोबारा पहले वाली अलीज़ा से मिलेंगे, ठीक है ना? उमर ने उठते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी। क्रिस्टी को तुम्हारे कमरे में छोड़ दूँ? उमर ने जाते जाते पूछा। नहीं, मैं खुद उसे ले आती हूँ। अलीज़ा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं यार। ये नावल कुछ अलग सा ही है, अजीब सा ही है। मतलब इसमें हर एक इमोशन को इतनी तफसील से बता रहे हैं ना कि खैर हर एक मोमेंट को इतनी तफसील से बताया जा रहा है। अभी भी काफ़ी रहता है और हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये कहाँ तक चलता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।